राइवस शामिर एडलमैन एल्गोरिथम, इसको हमने स्टार्ट किया था। इट वाज डेवलप्ड इन 1977 एट MIT बाय रॉन राइवस्ट, एडी शामिर एंड लेन एडलमैन। तो ये अभी तक जितने भी जो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में एल्गोरिदम है उसमें ये सबसे पॉपुलर एल्गोरिदम है, और इसमें पब्लिक की इंक्रिप्शन यूज़ की जाती है। और ये एक ऐसा साइफर है जिसमें जो प्लेन टेक्स्ट है और जो साइफर टेक्स्ट है, दे आर इंटीजर्स बिटवीन 0 and n-1। किसी भी n लेंथ के इंटीजर्स के लिए इसमें जो इंटीजर्स हम यूज़ करेंगे वो 0 to n-1 करेंगे। इसमें टिपिकल साइज जो नॉर्मली 1024 बिट्स होता है, लेकिन इट में गो अप टू 4 किलोबिट्स, और इन डेसिमल डिजिट्स दिस इज 309 डेसिमल डिजिट्स। RSA एल्गोरिदम जो है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है। एसिमेट्रिक का मतलब है कि हम इसमें दो डिफरेंट कीज़ यूज़ करेंगे, जो कि पब्लिक की और प्राइवेट की है। जिस तरह नाम से जाहिर है, जो पब्लिक की है ये इसकी एक्सेस हर एक तक है। जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये पब्लिक की नोन होती है। लेकिन जो प्राइवेट की है वो सेंडर और रिसीवर की अलग अलग होती है, और सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही अपनी प्राइवेट की का या सीक्रेट की का पता होता है। हम इसकी एग्जांपल एक देखते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की, कि एक जो क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, वो अपनी पब्लिक की को सर्वर को सेंड करता है और कुछ डेटा की रिक्वेस्ट करता है। तो जो सर्वर है वो डेटा को इनक्रिप्ट करेगा क्लाइंट की पब्लिक की को यूज़ करके, और जो फिर जो इनक्रिप्टेड डेटा होगा वो सेंड करेगा। क्लाइंट वो डेटा रिसीव करेगा और उसको डीक्रिप्ट करेगा अपनी प्राइवेट की यूज़ करके। तो इसमें जो सर्वर है उसका पार्ट है इनक्रिप्शन का, कि जब भी वो डेटा क्लाइंट की तरफ सेंड करेगा तो वो इनक्रिप्टेड होगा यूजिंग पब्लिक की, और जब क्लाइंट ने उसको दोबारा डीक्रिप्ट करना होगा तो वो अगेन क्रिप्टेड टेक्स्ट से या साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में तब कन्वर्ट होगा जब वो अपनी प्राइवेट की को यूज़ करेगा। तो क्योंकि ये एक एसिमेट्रिक की है, एसिमेट्रिक इनक्रिप्टोग्राफी है, तो इसमें जो ब्राउज़र है वो डिक्रिप्ट कर सकता है, और अगर उसमें कोई थर्ड पार्टी लाइक ब्राउज़र के अंदर कोई और एक्सटेंशन उसमें इंस्टॉल्ड है और उसमें पब्लिक की भी उसके पास उसकी एक्सेस है, तो तब भी वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। जो RSA इनक्रिप्टोग्राफी का बेसिक आइडिया है वो इस फैक्ट के ऊपर बेस करता है कि किसी भी लार्ज इंटीजर को फैक्टराइज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है या एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसमें जो पब्लिक की यूज़ होती है इसमें दो नंबर्स होते हैं, जिसमें एक नंबर जो जो n नंबर होगा दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लार्ज प्राइम नंबर्स, और जो प्राइवेट की होगी वो भी इसी नंबर से यानी दो प्राइम नंबर से ड्राइव होगी। तो अगर किसी को जो फैक्टराइज कर सकता है लार्ज नंबर को, तो फिर जो प्राइवेट की है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। इस वजह से जो इंक्रिप्शन स्ट्रेंथ है RSA एल्गोरिदम में वो टोटली डिपेंड करती है की साइज़ के ऊपर। अगर हम इसको डबल या ट्रिपल कर दें की साइज़ को, जो स्ट्रेंथ होगी इंक्रिप्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। RSA keys can be typically 1024 or 204 8 bits long, but experts believe that 1024-bit keys could be broken in the near future. But till now, it seems to be an infeasible task. Let's generate a public key using RSA algorithm.
To generate public key, we need to suppose two prime numbers, and those are P and Q. Let's say we have prime numbers 61 and 52. Then we have phi n. This is Euler method, and using Euler method we can write this phi in brackets. We can write P multiplication Q. According to this method, we can write this phi Q, phi P into phi Q. And using this method, we can derive from phi P is equal to P minus 1 and phi Q is equal to Q minus 1. So we have P minus 1 into Q minus 1, that is 3120. तो पब्लिक की अगर हमने ड्राइव करनी है, द पब्लिक की इज कॉम्बिनेशन ऑफ E and N. Now we have N and we need to find E. The selection criteria of E based on this principle, E should be less than equal to 1 or E should be less than equal to phi of N. And this should be co-prime to phi N. In this way, we can calculate the value of E, that is 143120. And GCD of this combination should be 1. Let's say we have selected from this range E equal to 17. Now we can write public key as E comma N, that is 173233. जो 3233 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n जो हमने कैलकुलेट की है, और E जो है वो इस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर इस रेंज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं. अब पब्लिक की हमारे पास आ गई. नाउ वी वांट टू जनरेट द प्राइवेट की. प्राइवेट की इज इक्वल टू डी कॉमा एन. तो इसमें d जो है दैट इज ई डी इज इक्वल टू 1 mod phi n. ई डी को हम लिख सकते हैं 1 mod phi n, और इसमें जो d है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है e का. तो इसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू ई इनवर्स मॉड phi n. और इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो देन वी हैव 17 into d is equal to 1 mod 3120, which is equal to 2753. अब एक एग्जांपल देखते हैं. Let P and Q are prime numbers, then N is P into Q and phi N is equal to phi P into Q, and phi को हम phi P into Q को हम लिख सकते हैं phi P into phi Q, which is equal to P minus 1 into Q minus 1. पब्लिक की जो है हमारे पास E और N का कॉम्बिनेशन है. तो हम इसमें दो प्राइम नंबर सेलेक्ट करते हैं. लाइक जो P है उसकी वैल्यू 53 है, Q की वैल्यू 59 है. तो पब्लिक की के लिए हमें सबसे पहले n की ज़रूरत है. तो n को फाइंड करने के लिए हम करते हैं n इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, दैट इज इक्वल टू 3127. तो सिंपली हमने इन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई. इसके अलावा हमें एक स्मॉल एक्सपोनेंट की ज़रूरत है, लेट्स से e. लेकिन जो e है वो इंटीजर होना चाहिए. तो इसको हम जो e को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल e शुड बी लेस देन phi n and 1 शुड बी लेस देन e. तो phi of n लेट अस नाउ कंसीडर इट टू बी इक्वल टू 3. तो इस रेंज में से हम अगर इसको सॉल्विंग ऑल दिस प्रोसीजर एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, अगर हम इसको 3 कंसीडर करते हैं e की वैल्यू को, तो हमारी जो पब्लिक की है वो n और e से बनेगी. तो प्राइवेट की को जनरेट करने के लिए हमें
फाई एन कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। जो फाई एन है वो हमें पता है, फाई ऑफ एन इज इक्वल टू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन होता है। तो फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 301016, ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइवेट की को कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे k इंटू फाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई फॉर सम इंटीजर k। तो अगर हम इसमें ये आइट्रेशंस करते हैं, पहले 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, तो जहाँ पे हमें नंबर जो है विदाउट फ्रैक्शन मिल जाए, तो वो जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू ऑफ डी होगी। तो लेट्स से कि जो आइट्रेशन जब हम के की वैल्यू 2 करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2011 होगी। तो क्योंकि अब ये इसमें फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ डी। तो डी का हमें पता है कि डी यूज़ होगी डी कॉमा एन, तो प्राइवेट की हम इजीली इससे ड्राइव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे पब्लिक की। हमारे पास 3127 है और जो ई है वो 3 है। तो और जो प्राइवेट की हमने ड्राइव की है वो 2011 है। अब हमने इनक्रिप्ट करना है हाई को। तो इन नंबर्स, इन अल्फ़ाबेट्स को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू नंबर्स, क्योंकि आरएसए एल्गोरिथम हमने जैसे डिस्कस किया कि इंटीजर्स के ऊपर काम करता है और हमें इंटीजर्स को ही इनक्रिप्ट करना है। तो इसलिए कोई अगर हमारे पास टेक्स्ट भी होगा तो उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे इनटू नंबर्स। तो नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास कैपिटल एच की वैल्यू 8 है और कैपिटल आई की वैल्यू 9 है। तो इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास जो इनक्रिप्टेड डेटा जो है वो c इज इक्वल टू 89 रेज टू पावर ई मॉड n होता है। तो हमारा इनक्रिप्टेड डेटा कम्स आउट टू बी 1394 बन जाएगा। तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है n, इसका हम एक्सपोनेंट लेंगे n और मॉड n के साथ लेंगे। तो हमारे पास जो इंक्रिप्टेड डेटा है वो 1394 बन जाएगा। तो अब इसी डेटा को हमने डीक्रिप्ट करना है। तो डीक्रिप्ट डेटा करने के लिए हमारे पास जो है c रेज टू पावर d मॉड n है। तो डी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो साइफर टेक्स्ट है अगेन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्लेन टेक्स्ट, दैट इज 89 नंबर। तो 89 को अगेन हम एच एंड आई में कन्वर्ट करके हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है हाई वो रिकवर हो जाएगा। RSA makes use of an expression with exponentials. As we have seen in the previous example, plain text is encrypted in blocks with each blocks having a binary value less than some number n. Encryption and decryption are of the following form for some plain text block M and ciphertext block C. तो हमारे पास कोई भी जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है या जो डेटा हमने इनक्रिप्ट करना है, तो अगर हमने उसको साइफर में कन्वर्ट करना है, दैट वुड बी C इज इक्वल टू m रेज टू पावर e मॉड n। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये प्रीवियस एग्जांपल में देखा, 89 रेज टू पावर e मॉड n। फिर उसके बाद अगर हमने इसको प्लेन टेक्स्ट में मैसेज में कन्वर्ट करना है, देन दिस ब्लॉक वुड बी m इज इक्वल टू c रेज टू पावर d मॉड n। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m रेज टू पावर e देन रेज टू पावर d मॉड n इज इक्वल टू m रेज टू पावर e d मॉड n। तो इसमें जो सेंडर एंड रिसीवर मस्ट नो द वैल्यू ऑफ n बिकॉज n इज द वैल्यू विच इज यूज्ड टू ड्राइव पब्लिक की। The sender knows the value of E and only the receiver knows the value of T. तो E जो है उसको हम जो that is the public key, that is the part of public key, और जो sender है उसको N का ऑलरेडी पता है, फिर उसको E का भी पता है, तो वो encrypt करेगा using the public key and the receiver will receive the value and data and decrypt that data using the value of D, that can be used with combination of N to drive private key.
This is a public key encryption algorithm with the public key of PU E of n and a private key of PR D, n. तो ये हमने पहले एग्जांपल में देखा है किस तरह हम पब्लिक की और प्राइवेट की को ड्राइव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल भी हम देखेंगे। For this algorithm to be satisfactory for public key encryption, the following requirement must be met. इस एल्गोरिदम को सही तरीके से काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो प्री कंडीशंस हैं, जो मीट होनी चाहिए इस एल्गोरिदम को काम करने के लिए, वो तीन है। तो ये पॉसिबल है कि जो वैल्यूज़ है ई डी एन की वो फाइंड की जा सके सच दैट एम ऑफ डी एम रेज टू पावर डी मॉड एन इज इक्वल टू एम फॉर ऑल एम लेस देन एन। It is relatively easy to calculate m raised to power e mod n and c raised to power d mod n for all values of m less than n, ये जैसा कि हम देख चुके हैं। But it is infeasible to determine d given e and n. अब e और n की वैल्यू तो सेंडर को पता है, जो n की वैल्यू है वो रिसीवर को भी पता है, लेकिन जो सेंडर को डी की वैल्यू जो है वो ड्राइव वो ना कर सके, दैट इज द प्री कंडीशन टू वर्क विद द आरएसए एल्गोरिथम। तो ये की जनरेशन है जो सेंडर करेगा, की जनरेशन बाय एलिस। सेलेक्ट पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम कम नंबर्स एंड पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। हम दो सेम प्राइम नंबर यूज नहीं कर सकते। Then we need to calculate P into Q. Then we need to calculate phi n, that is equal to P minus 1 into Q minus 1. Then we have to select integer with the condition that 1 should be less than E and E should be less than phi of n. Then range should be between 1 and phi of n. And then we have to calculate D. D is equal to E inverse of mod phi n. तो ये को प्राइम हो तो ये कंडीशन मीट होती है कि फिर हमारे पास जो D है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है E का। देन पब्लिक की जो है वो कॉम्बिनेशन है E ऑफ n का, और प्राइवेट की जो कॉम्बिनेशन है D एंड n का। तो ये की जनरेशन है रिसीवर साइड की। और इंक्रिप्शन जो है, इंक्रिप्शन बाय बॉब विद एलिस पब्लिक की, तो प्लेन टेक्स्ट हमारे पास जो है m दैट शुड बी लेस देन n। और जो साइफर टेक्स्ट होगा वो c इज इक्वल टू m रेज टू पावर e मॉड n। और जो डिक्रिप्शन होगी, तो अब इसमें पब्लिक की इन्वॉल्व होती है इंक्रिप्शन में, जबकि डिक्रिप्शन के लिए हम इसमें प्राइवेट की यूज करेंगे। वी हैव साइफर टेक्स्ट c and plain text m is equal to c raised to power d mod n. Figure 9.5, this is the figure 9.5 that summarizes the RSA algorithm. It corresponds to figure 9.1. Alice generates a public private key pair. Both encrypts using Alice public key and Alice decrypt using her private key. This is another example of RSA algorithm. We have ciphertext to encrypt data. We have formula C is equal to m raised to power e mod n, and to decrypt this text again into a plain text, we have m is equal to c raised to power d mod n. तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट फॉर एग्जांपल है 88। तो 88 प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पब्लिक की को यूज करेंगे। तो पब्लिक की का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा 7, दैट इज ई, एंड 187 इज एन। तो हमारे पास क्या होगा 88, दैट इज m रेज टू पावर e। तो हमारे पास e यहाँ पे क्या है 7, और m यहाँ पे क्या है 88, दैट इज प्लेन टेक्स्ट। तो 88 रेज टू पावर 7 मॉड n क्या है हमारे पास 187। तो इसको हम calculate करेंगे, then we have 11 is ciphertext, and now Alice want to decrypt this data using her private key. तो 11 क्या है, 11 raised to power d is the private key of Alice mod n,
n क्या है 187 और 23 क्या है प्राइवेट की दैट इज डी। तो ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट आएगा वो 88 जो दोबारा रिकवर हो जाएगा। दिस इज फिगर 9.7 illustrates the sequence of events for encryption of multiple blocks, and figure 9.7b gives a specific example. The circled numbers indicates the order in which operations are performed. This is the first operation where n, we calculate n, d, e, and then drive private key. Public key is derived. Then plain text जो है वो यूज़ होता है और उसको encrypt किया जाता है decimal string को. Okay, then we have block of numbers. Then block of numbers are converted to ciphertext and then transmitted. Then we recover decimal text and receiver जो है वो उसको receive करता है. This is the general approach. But in this example, we have real numbers. On step 1, we have E is equal to 11, P is equal to 73, Q is equal to 151. Those are two prime numbers. तो इनको हम यूज़ करके n की वैल्यू और e की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद जो e हमारे पास 11 है और n जो है 11023 है। सेंडर के पास एक मैसेज है हाउ आर यू एंड ऑल दिस मैसेज इज कन्वर्टेड टू नंबर्स एंड दीज नंबर्स P1 is equal to 3314, P2 is 2262 and P3 is equal to 0017। ये इस मैसेज को ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है। देन we use public key 3314 is the message and 11 is the public key. Mod n 1102 is the value of n. We have the ciphertext. तो इस तरह जितने भी ये ब्लॉक्स हैं उनको को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ciphertext और उसके बाद ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अगेन वी हैव P1, इनको फिर डिक्रिप्ट किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट 1 जो है 1026 रेज़ टू पावर d, तो जो d की वैल्यू होगी उसको यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ 5891 mod 11023। तो ये सारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिकवर होगा और रिसीवर को सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो RSA एल्गोरिदम वो काम करता है। Both encryption and decryption in RSA involves raising an integer to an integer power mod n. Can make use of a property of modular arithmetic, that is a mod n into b mod n mod of n is equal to a into b mod of n. With RSA, you are dealing with potentially large exponents, so efficiency of exponentiation is a consideration. And this is the core strength of the RSA algorithm. Before the application of the public key in crypto system, each participant must generate a pair of key. Determine two prime numbers P and Q, select either E or D and calculate the other. Because the value of n is equal to PQ will be known to any potential adversary, primes must be chosen from a sufficiently large set. The method used for finding large primes must be reasonably efficient. The security of RSA, let's consider कि इस पे क्या क्या जो अप्रोचेस हो सकती हैं RSA को अटैक करने के लिए। तो इसके लिए 5 पॉसिबल अप्रोचेस हैं टू अटैक RSA। नंबर 1 इज़ ब्रूट फोर्स अटैक। तो इसमें जो है ब्रूट फोर्स अटैक में ट्राई की जाती है कि इसमें जितनी भी पॉसिबल प्राइवेट कीज़ हैं उनको यूज़ किया जाए। तो इसका जो दूसरा अटैक है इस पे वो साइफर टेक्स्ट, chosen ciphertext attacks हैं। This type of attack exploit properties of the RSA algorithm.
या फिर हार्डवेयर फॉल्ट बेस्ड अटैक है. This involves including hardware faults in the processor that is generating digital signatures. Fourth one is mathematical attack. There are several approaches, all equivalent in effort to factorizing the product of two primes. Next is timing attacks. These depends on the running time of the decryption of algorithm. कि रनिंग टाइम से जो है एस्टिमेट किया जाता है कौन सा एल्गोरिदम है, की लेंथ कितनी है, और उस तरह इसको अटैक किया जा सकता है. अब इसमें जो यूज़ होती है दैट इज़ फैक्टरिंग प्रॉब्लम. वी कैन आइडेंटिफाई थ्री अप्रोचेस टू अटैकिंग RSA मैथमेटिकली. Factor n into its two prime factors. This enables calculation of phi n that is equal to p minus 1 into q minus 1, which in turn enables determination of d is equal to e raised to power minus n mod of phi n. Determine phi n directly without first determining p and q. Again, this enables determination of d is equal to e raised to power minus 1 mod phi of n. And that determine d directly without first determining phi of n. अब ये जो अटैक्स होते हैं, व्हाट आर द काउंटर मेजर्स, ताकि इन अटैक्स को अवॉइड किया जा सके. तो इसमें जो पहला काउंटर मेजर है वो कांस्टेंट एक्सपोनेंशिएशन टाइम है. It ensures that all exponentiation take the same amount of time before returning a result. This is a simple fix, but does degrade performance. Next remedy is to random delay. Better performance could be achieved by adding a random delay to exponentiation algorithm to confuse the timing attack. And next is blinding. Multiply the ciphertext by a random number before performing exponentiation. This process prevents the attacker from knowing what ciphertext bits are being processed inside the computer, and therefore prevents a bit by bit analysis essential to the timing attack.